हेलो, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अजित भैया, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या होने वाला है आपका संख्याई का परिचय। मतलब कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या संख्याकी होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से हम एक रियल लाइफ में यूज करते हैं, अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, मतलब कि मूल समस्या दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब समझो। सबसे पहले दुर्बलता का मतलब ये होता है किसी जगह पे कोई चीज का बहुत कम दिखाई देना। मतलब कि जैसे आप अभी समझो कि हमारे देश में ना सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो वो हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है, यानी दुर्बल हो चुका है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बलता, स्कैरसिटी। अब यहाँ पे समझो, जो हमारे ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। मतलब कि हर एक चीज जो दुनिया में आप देखते हो वो सारे के सारे क्या है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हम उसका यूज करें, वेस्टेज करें, नहीं। जो हमारे जो पीपल है, जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा ही है। मतलब जैसे अभी हमारे देश की आबादी 140 करोड़, तो जो रिसोर्सेस हैं उसको किस तरीके से उन 140 करोड़ आबादी में बांटना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसी में हम किसमें पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो अब देखो, जो हमारा ह्यूमन वांट है अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम इसी चीज का अध्ययन करते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट आ जाता है टू लेंसेस ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के दो दृष्टिकोण होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसको है ना दो भागों में बांटा किसने, तो उनका नाम था रैगनर फ्रिश। ठीक है, जिसने इन अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा उसका नाम क्या था, रैगनर फ्रिश। अब यहाँ पे देखो, सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल और स्मॉल स्केल। मतलब कि व्यष्टि का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज का जब एक छोटे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे अध्ययन करते हो। मतलब कि जैसे मैं अगर बात करूं, मैं सिर्फ एक पेड़ के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो हमारा किस में आ जाता है, वो आ जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन वही मैं एक बात करूं कि हाँ भाई एक राज्य के बहुत सारे पेड़ों की मैं बात कर लूं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं व्यक्तिगत या छोटे स्तर पर आर्थिक समस्याओं का समाधान करता। मतलब कि अगर आप एक छोटे लेवल पे किसी चीज का आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर जैसे कि एक इंडिविजुअल लोग की आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो किसमें आ जाता है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। वहीं आप पूरे राज्य के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका किसमें आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, आई हैव 500, डू आई बाई पेट्रोल, प्रिंट, स्टूडेंट नोट्स और बाई वेजिटेबल। मतलब कि ये सारी चीजें जो है इंडिविजुअली नाप रहा है। मेरे पास 500 थे, मैंने पेट्रोल लिया, डीजल लिया, नोट्स की प्रिंटिंग की, सब्जी खरीदा। तो सारे किसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। लेकिन दूसरा एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडी, एग्रीगेट डिमांड नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीगेट डिमांड पूरे विश्व का, जो भी विश्व कह रहा हूं सॉरी, जो भी इंडिया का डिमांड है पूरा। अब उसको समझो, इंडिया में जो ह्यूमन के वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, तो ये पूरे सबकी बात करेगा। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पूरे जो देश है उसके अंदर जो बेरोजगारी है, ये पूरे बेरोजगारी की बात कर रहा है, पूरे राज्य मतलब पूरे देश की जो बेरोजगारी है उस सब की बात कर रहा है। तो किसमें बात कर रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जो आपका मैक्रो यानी कि समष्टि है उसके अंदर ही आ जाएगा, मतलब सारे लोगों का। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मार्केट एक्टर्स, बाजार के कर्ता। बाजार के कर्ता दो होते हैं, हाँ भाई, इनको बनाए, बाजार को बनाए रखने के लिए दो लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा योगदान होता है इसके अंदर। अब समझते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता और कंजप्शन यानी कि उपभोग, ये दोनों ही अलग अलग चीजें, दोनों सेम नहीं है। अब इसको मैं समझाता हूं आपको आसान तरीके से। अ पर्सन हु बाई गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एक व्यक्ति है जो कि किसी सामान या किसी सर्विस को परचेस करता है अपनी नीड्स, अपनी जो संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, उसको पूरा करने के लिए किसी सामान या किसी सर्विस को पूरा का पूरा खरीद के उसको यूज करता है। ठीक है, सॉरी, उसको नीड्स को पूरा करने के लिए खरीदता है। लेकिन वही आप देखो, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप टू दैट गुड और सर्विसेज, वस्तु या सेवा का उपयोग करने की वास्तविक प्रक्रिया। ड्रिंकिंग द वाटर टू डायरेक्टली सेटिस्फाई योर थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब प्यासा। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और उसको डायरेक्टली क्या करना है, उसको पता है कि मेरे को प्यास लगी, मैं डायरेक्टली उस चीज को खरीद के कंज्यूम करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बाई अ बॉटल ऑफ वाटर बिकॉज यू आर थ्रस्टी, कि प्यास लगने पर पानी की बोतल खरीदना।
उसको पता है कि हाँ भाई मेरे को वो ऑप्शन सेटिस्फाइंग के लिए ले, लेकिन यहाँ सेटिस्फाइंग के लिए नहीं है, वो क्या किस चीज के लिए ले, उसको पता है कि मेरे को प्यास लगी, मैं उस चीज को डायरेक्टली कंज्यूम करूंगा। ठीक है, तो यही दो अंतर इसमें। उपभोक्ता जो कि अपने सेटिस्फाइंग के लिए किसी चीज को या सर्विस को खरीदता है, यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, मतलब कि सीधे सीधे उस चीज को ग्राइंड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द मार्केट मार्क्स, बाजार के निर्माण। द एक्टर, यहाँ पे देखो अब जो बाजार के दो कर्ता होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। हम देखते हैं निर्माण में किन किन लोगों का हाथ होता है। प्रोड्यूसर, उत्पादक। अब देखो अ पर्सन हु प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड एंड सर्विसेज टू अर्न एन इनकम। जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसका मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव ये होता है कि भाई टू अर्न अ प्रॉफिट, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करता है, चीजों को बनाता है, मार्केट में लेके आता है और उसको क्या करता है, सेल करता है। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इस वजह से वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है द, अब उसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस समझते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है अब देखते हैं। मान लो आप बाजार से कच्चे आलू खरीद के, यानी रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो और उसको फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके, प्रोसेस यानी कि जो भी उसका चिप्स बनाने की प्रक्रिया है उसको आप करते हो, जिससे क्या बनाते हो? अब लास्ट में आपका प्रोडक्ट क्या बनकर तैयार होता है? चिप्स का पैकेट। तो ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, मतलब कि उसका जो भी आपका प्रोसेस होता है उस चीज को, आलू को चिप्स में कन्वर्ट करने का, वो किया। उसके बाद में आपका पैकेट बनके यहाँ पे तैयार हुआ। तो ये क्या आ जाता है आपका? प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि उत्पादन के अंदर आ जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग वेल्थ, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब दो चीजों को समझते हैं। ठीक है, कि सेविंग यानी सेविंग क्या होता है आपका, और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश क्या होता है, बचत और निवेश समझते हैं। मान लो कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 100 रुपए। कितनी है आपकी इनकम? 100 रुपए। 100 रुपए में से आप क्या करते हो? आप 100 रुपए कमाते हो और किसी कारणवश आप 60 रुपए जो है स्पेंड कर देते हो, या मान लो आपका खर्चा है ये। ठीक है, 60 रुपए आपने स्पेंड कर दिया और जो बाकी बचा 40 रुपए था उसको आपने क्या कर लिया? एज अ पॉकेट में, यानी कि उसको बचा करके रख लिया। तो वही आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पे बचत कहलाएगा, सेविंग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। स्पेंडिंग सेव्ड मनी ऑन कैपिटल गुड्स टू जनरेट फ्यूचर इनकम, टू जनरेट अ फ्यूचर इनकम, मतलब कि आप भविष्य की बात कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है आप जो भी पैसा उस चीज के अंदर लगा रहे हो, आपको ये पता होगा कि हाँ मेरा फ्यूचर में, अभी मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ, फ्यूचर में जाके वो 20 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर को देखते हुए आपने जो इन्वेस्टमेंट की, जो भी आपने पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, जो कि किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है अधिक छात्रों को पढ़ाने के लिए डिजिटल टीविंग पैनल खरीदने के लिए 10 साल की बचत का उपयोग करना। मतलब आपने देखा था हाँ भाई मेरे को फ्यूचर में जाकर के ये सारी चीजें, टीवी पैनल वगैरह लगवाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने भाई जो सेविंग करी थी उससे हम क्या करेंगे? आप बाद में जाकर के टीवी पैनल को खरीदेंगे, है कि नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटरस्टैटिक सांख्यिकी का प्रवेश। व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल डाटा, जब आपके आर्थिक समस्याएं एक न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकली टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी यूज स्टैटिक्स बट द वर्ड हैज टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। तब वहां पे हम क्या करते हैं? जो आपका मैथमेटिकली टर्म मैंने बताया ना, उसमें माप के उन समस्याओं को हल किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आप देखिए। देखो दो टर्म में इसको बांटा गया, प्लूरल सेंस यानी बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। इन दोनों को समझने से पहले आप 2 मिनट के इसको भूल जाओ और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो हमारा नेचर होता है ना क्वांटिटेटिव डाटा यानी मात्रक आंकड़े, और आपका क्वालिटेटिव डाटा यानी गुणात्मक आंकड़े। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सप्रेस इन द नंबर्स एंड मेजरेबल संख्याओं में व्यक्त और मापने योग्य। अब समझो, अगर मैं ऐसा कह दूं कि मेरा वेट क्या है? बहुत ही अच्छा है, मेरा वेट बहुत अच्छा है, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं मैं कह दूं कि हाँ भाई मेरा वेट है जो है कि 65 kg है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। हाँ भाई 65 kg है, अंडर 100 है और ओवर 60 है, तो इस हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन वही मैंने कह दिया मेरा वजन बहुत अच्छा है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यही डिफरेंस है। आई वेट 80 kg और पर कैपिटा इनकम इज 4000, तो आप इसको क्या मेजर कर सकते हो? मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हो। लेकिन वही मैं कहता हूं डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट्स, ट्रेंड्स और क्वालिटीज, विशेषताओं, गुणों या लक्षणों का वर्णन करता है। जैसे कि आई एम ओवरवेटेड और द पर्सन इज ब्यूटीफुल। अब इसको आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हम ओवरवेटेड, मतलब मेरा वजन है ना बहुत ज्यादा है, आप इसको मेजर कर सकते हो? माप सकते हो? नहीं माप सकते। लेकिन आप क्या, अगर आपको ये भी कहते द पर्सन इज ब्यूटीफुल, तो क्या आप उसको माप सकते हो? बहुत ज्यादा खूबसूरत है,
माप सकते हो, मेजर कर सकते हो? नहीं, मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा, यानी कि गुणात्मक आंकड़े कहलाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स, संख्याकी होता क्या है। अब इससे है ना आपको थोड़ा सा और आपके अंदर क्लियरिटी आएगा कि होता क्या है, किस तरीके से। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट, तथ्यों का समूह। जो आपका स्टैटिक्स होता है ना, एक तथ्यों यानी कि सूचनाओं, यानी जो भी आपकी कहते हैं कि फैक्ट है, उसका एक क्या होता है? ग्रुप होता है। अ सिंगल आइसोलेटेड नंबर्स इज नॉट अ स्टैटिक्स, इज मस्ट बी एन एग्रीगेट। अकेली संख्या संख्यायिक नहीं है, यह एक समूह होना चाहिए। मतलब कि मैं जाके ऐसा कह देता हूं कि हाँ भाई, एक लड़का है जिसका मैंने पूछा कि हाँ भाई आपका नंबर कितना है, तो वो कहता है मेरे आए हैं 60, कितने में से? 100 में से मेरे आए हैं 60 नंबर। तो क्या एक संख्या की है? ये संख्या के नहीं है। वही मैं कह दूं कि पूरे जितने क्लास एग्रीगेट, मतलब सबका नंबर में पूछ लूं, तो वो किस में आ जाता है? आपका संख्याकी में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। मस्ट बी एन स्पेसिफिक नंबर, नॉट ए जर्नल क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, अगर उसने कहते हैं ना हाँ मैं ओवर वेटेड हूँ, मेरा वजन है बहुत ज्यादा, आप उसको माप सकते हो? आप नहीं माप सकते। लेकिन वही मैं कह दूं कि हाँ जो मेरा वेट है 80 kg है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको मेजर कर सकते हो, उसको माप सकते हो आप, है कि नहीं? तो इसमें होना चाहिए किसमें? संख्यात्मक रूप में। अगला देखते हैं सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किया गया हो। व्यवस्थित तरीके से मतलब कि उसका एक है ना ढांचा होना चाहिए, एक टेबल से आप शो कर सकते हो, या फिर उसको एक सिस्टमैटिक वाइज लगा सकते हो उसको। यहाँ लिखा है यक्षाकृत रूप से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया गया हो। जो आपका डाटा होना चाहिए वो एक अच्छे तरीके से जो है कि सिस्टम वाइज से उसको आपको लिखना होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से प्रॉपर फॉर्म में उसका जो डाटा आपको कलेक्ट करना है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ लिखा है प्री डिटरमाइंड पर्पस, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, गेदर फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। जो आपका जो संख्या की इकाई होगा ना, एक स्पेसिफिक रीजन के वजह से भी किया जा सकता है। हाँ भाई, आप एक तरीके समझो, एक पुलिस है, ठीक है, एक पुलिस है, अब उसको मेजर करना है कि हाँ इतने दूर से एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ तक ये गाड़ी गई है इसके, तो क्या होगा? एक पर्पस से उसने उस डाटा को कलेक्ट किया है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक प्री डिटरमाइंड, यानी कि निर्देश से भी हम निर्देशन के वजह से भी जो आपका डाटा वो कलेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी, प्योरिटी, उचित स्तर पर शुद्धता। हाँ, अगर जो आप डाटा कलेक्ट करते हो वो एक जो है ना संख्याकी है, वो उसमें प्योरिटी रहता है। प्योरिटी क्यों रहता है? क्योंकि मॉनिटरी टर्म में, मैंने आपको बताया मॉनिटरी टर्म यानी कि जो भी आप उसको माप सकते हो। अगर आप माप नहीं सकते तो उसमें प्योरिटी आपको पता नहीं चलता कि हाँ कितना वो सही है, कितना वो एक्यूरेट है, कितना वो गलत है। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि क्लास में सभी बच्चों का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है, कितना आया? बहुत अच्छा आया। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ 70% बच्चों का नंबर जो है वो अच्छा आया, 30% वालों का नहीं आया, तो क्या आप इसमें से किसको माप सकते हो? आप इसमें से उन्हीं को माप सकते हो ना कि हाँ भाई 30% वालों को, या मैं ऐसे कह दूं बहुत अच्छा है, तो आप इसको माप सकते हो। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, यही एक डिफरेंस है। एक्यूरेट होता है, प्योरिटी होती है इसके अंदर, ठीक है, वही चीज है। कंपेरेबल, यानी कि कंपेरेबल मतलब तुलना की योग्य। आप जो संख्याकी होते हैं ना उसको आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर इन द सेंस की, अगर मान के चलो इस क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 मतलब एक क्लास में 100 बच्चे हैं, जिसमें से 60 लड़के और 40 के आपकी लड़कियां, तो आप जो कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो जो संख्याकी होता है आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख आपका क्या आ गया? 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स। जो संख्याकी होते हैं उसके 5 स्तर होते हैं, कौन कौन से? कलेक्शन, संकलन। हाँ भाई, आपको क्या करें? गेदरिंग रो डाटा, गेटिंग टेस्ट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है आप कहीं से सारे डाटा को कलेक्ट करके लागो। सबसे पहला जो स्टेज होता है ना, आपको डाटा कलेक्ट करना होता है। जो संख्याकी का मेन जो पर्पस होता है, जो पहला स्टेज होता है उसमें होता है आपको डाटा जाना है। आपने जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक क्लास में गए आप, वहां पे आपने 5 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, तो आपने क्या किया? उनका सबसे पहले एक डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है। अब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन करो, मतलब कि उसको व्यवस्थित करोगे। ऐसा तो नहीं आपने डाटा कलेक्ट किया, इधर इधर 4 लिख दिया, इधर 10 लोगों का लिख दिया, आपने उसको अदर छेड़खानी कर दिया। आप क्या करो? उसको व्यवस्थित करोगे, रॉ फॉर्म में लिखोगे अच्छे तरीके से कि हाँ भाई इस बच्चे का इतना नंबर आया था, इस बच्चे का इतना नंबर आया था, उसको बढ़िया से आप लिख करके व्यवस्थित करोगे, है ना। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, पुटिंग डाटा इनटू द टेबल्स और ग्राफ्स।
अब क्या करोगे, आप उसको ना छाट के अलग अलग भी करोगे। ऐसा नहीं कि आपने लड़कों का एक ही में लिख दिया, लड़कियों का एक ही में लिख दिया, टीचरों का एक ही में लिख दिया, नहीं, आप उन सबको अलग अलग करोगे, अलग अलग फॉर्म के अंदर बांटोगे। आपने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, उसको लिखा अच्छे तरीके से, फिर उसको क्या कर दिया, टेबल के हिसाब से उसको अलग अलग बांटा, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग और टीचरों का अलग। अब एनालिसिस यानी विश्लेषण करोगे। विश्लेषण का मतलब ये होता है, अब आप उसके अंदर देखोगे क्या गलतियां हैं, क्या चीज में गलत डाटा लिखा हुआ है, उनको छाटोगे, काटोगे, पीटोगे, अलग करोगे, यानी कि उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे आप। ठीक है, यहाँ देखो लिखा फाइंडिंग द मीन, मीडियन और मोड। मतलब कि अब यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड का मतलब ये हो गया कि आप एवरेज भी निकाल सकते हो कि हाँ भाई इतने बच्चे को ये पसंद है। जैसे एक छोटी क्लास में क्वेश्चन होता था ना कि इतने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, इतने बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो उसमें हम एवरेज निकालते थे कि एवरेज बच्चों को क्या पसंद है। तो एवरेज बच्चों को क्या होता था, क्रिकेट पसंद होता था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डाटा के हिसाब से आप उनका पता लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, निर्वाचन, यानी कि आप कंक्लूजन पे भी पहुंच सकते हो कि हाँ भाई, कि लास्ट में आपका जो कंक्लूजन क्या रहा कि हाँ भाई इतने लोगों को ये पसंद है, इतने लोगों को ये पसंद है। तो आप कंक्लूजन के तौर पे इस पे पहुंच सकते हो, किससे, संख्याकी से, मतलब कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे उस चीज से, है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई स्टैटिक्स मैटर्स पार्ट 1, मतलब कि संख्याकी का महत्व आखिरकार पढ़ा क्यों हमें। ठीक है, इसका महत्व क्या है देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आपकी आर्थिक समस्याएं होती है ना उसको समझने में सहायक है। मतलब कि जो भी आर्थिक समस्या आपने समझा ना अभी, कि आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड, जो भी इच्छाएं हैं मनुष्यों की वो क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि सीमित ही में। तो उसको ही जो फिक्स करता है, उसको ही जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कौन करता है, संख्याकी से ही हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर संख्याकी नहीं होता तो आप मेजर नहीं कर पाते। आपको क्या पता एक राज्य में कितने लोग हैं, आपको क्या पता एक जिले में कितने लोग हैं, तो कैसे पता चलता है, आपको इसी से पता चलता है ना, जब आप उसको मैथमेटिकली टर्म में उसको मापते हो, जब भी तो पता चलता है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रिस्क्राइब प्रेजेंटेशन, तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करना। मतलब कि अगर आपको जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको निश्चित रूप से आप उसको लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मैंने बता दिया यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है, इतने लोग के पास ये सारी चीजें हैं, तो क्या आप उसको माप सकते हो, नहीं। लेकिन अगर मैंने मॉनेटरी टर्म में या फिर कुछ ऐसा हो, जैसे कि मैंने मैथमेटिकली टर्म में बताया कि ये बंदा है, इसके पास 10 गाड़ी है, इसके पास 2 बाइक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैथमेटिकली टर्म में उसको क्या किया, माप लिया, यानी उसको मेजर कर लिया, उसको अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है आई वॉज वेरी स्मार्ट इन स्कूल। अगर मैं बता दूं वो लड़का बहुत स्मार्ट है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन ये बता दूं आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100 इन क्लास, तो आप उसको वहीं पे माप सकते हो, हाँ भाई ये बच्चा होशियार है, इसने 100 में से 99 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो क्या यहाँ पे हो सकता है, हाँ भाई ये जो बच्चा है वो अच्छा है, पढ़ने में होशियार है कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ब्लाइंड स्पोर्ट्स लिमिटेशंस, हाँ भाई संख्याकी के लिमिटेशंस भी होते हैं, जो डीमेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स क्या समझते हैं उसको, इग्नोर्स द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। मैंने अभी बताया समूह में करता है, एक बंदे का मैंने बताया एक बंदे के बारे में वो जानकारी कलेक्ट नहीं करता है। समूह के बारे में मैंने अभी बताया, एक बच्चा है, एक क्लास में उसने 60 में से मतलब 100 में से 60 अंक प्राप्त किए, तो एक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं करेगा, क्या करेगा वो सारे समूह, मतलब पूरे बच्चों का समूह, मतलब पूरे डाटा कलेक्ट करेगा, जो भी पूरे समूह का मतलब एक पूरे पूरे क्लास का ही करेगा, है कि नहीं। इंडिविजुअल एक पर्सन का नहीं करते। ब्लाइंड टू क्वालिटीज, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। संख्यात्मक तथ्यों का ब्लाइंड क्वालिटीज अब ये है कि भाई यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये ईमानदारी, ठीक है, ये ईमानदारी का मतलब हो गया है कि अगर आप ईमानदार हो तो उस चीज को ये कंपेयर, इस चीज को ये नहीं मापता है। अगर यहाँ पे लिखा स्वास्थ्य या दोस्ती जैसे मानवीय गुणों को नहीं माप सकता। हाँ, आप एक संस्था में काम करते हो, आपके दोस्त हो बहुत अच्छे, आपके लिए लॉयल है, उसको मेजर नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है कि नहीं। ये इसके डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं द ब्लाइंड स्पॉट लिमिटेशंस पार्ट 2, यानी अब देखते हैं कि इसका दूसरा पार्ट क्या है। संख्याकी सफेद झूठ हो सकता है। हाँ भाई, आप किसी से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो, वो बंदा ऐसा तो भी तो कह सकता है नहीं इसने हमसे 10,000 लीटर ही पेट्रोल खरीदा था, बाकी वहां पे पर्ची में कुछ और लिख के दे दे, 10,000 की जगह 8,000 लीटर लिख के दे दे, ठीक है, तो वहां पे वो गड़बड़ कर सकता है, एक्यूरेट नहीं होता, बिल्कुल मतलब सही नहीं होता, डाटा झूठ भी हो सकता है कि नहीं। रिक्वायर्स एक्सपर्ट, केवल विशेषज्ञों की ही उपयोग कर सकते हैं।
अब जो ये डाटा आप कलेक्ट करते हो ना, जो विशेषज्ञ यानी जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं ना, उनके ही काम आता है। जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, उनके काम नहीं आता है। उनमें किसकी राय लेनी पड़ती है? विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यही था आपका मेरे ख्याल से, हाँ ये था आपका सांख्यिकी। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं जल्दी आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लेके आऊंगा, जो कि अर्थशास्त्र का आपका होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।